हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, वो मैं बात करूँगा 3 पॉइंट्स के ऊपर बेसिकली। सबसे पहला है मेरा जिनका कैंडिडेट का डीबी रिजेक्शन हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनको रिजेक्ट किया है उनको। सेकंड मेरा जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके ऊपर बात होगी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है मुझे इंटरव्यू प्रोसेस को लेकर, थोड़ा कन्फ्यूज़ है वो लोग। और जो तीसरा है वो है मेरा पीआरटी रिजल्ट को, जिसके बारे में मैंने कल बोला था कि मैं आज बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, डीबी रिजेक्शन के साथ। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को इंटरव्यू नहीं देने दिया गया है। रीज़न बताया गया है कि डॉक्यूमेंट जो है उनके या उनकी जो ग्रेजुएशन है वो एज़ पर केवी के रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। देखिए, शॉकिंग तो मेरे लिए भी उतना ही जितना आपके लिए है ना। अगर रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपने फॉर्म किस बेस पे भराया है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही आता है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ समझिए, ये बहुत आसान होता है जब आप फॉर्म फिल कराते हैं। ठीक है, आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने कॉलम्स बना सकते हैं जिस चीज़ को आपको आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि जो ऑनर्स वाले कैंडिडेट हैं उनको नहीं चांस देना चाहिए या आपके रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपने कॉलम बनाना चाहिए था उस टाइम जो आपने फॉर्म फिल कराया था। और उसमें प्रॉपर जब ग्रेजुएशन का डिटेल लिखवा रहे थे आपने लिखवाना चाहिए था। और जिस चीज़ का जिनका उसके साथ मैच नहीं हो रहा था आप उनको आउट कर देते उस टाइम, है ना। क्यों उस कैंडिडेट को लगभग आपने देखा जाए तो दिसंबर से लेके अब तक एंगेज रखा अपने साथ? अगर आपको नहीं आपके रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग था तो आप उसको आउट कर देना था पहले ही, वो कहीं और ट्राई करना था। ठीक है, आपने रिटर्न लिया, रिटर्न लेने के बाद आपने बोला कि नहीं हम इंटरव्यू भी लेंगे। ठीक है, आपने इंटरव्यू, चलो एक टाइम ये भी माना जा सकता है कि आपने इंटरव्यू तक आपने नहीं चीज़ें चेक की हैं। बट जब आपका इंटरव्यू फाइनल हो चुका था कि इन कैंडिडेट्स को हमें इंटरव्यू बुलाना था, आपने उन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड भी इशू किया है, तो आपने उस एडमिट कार्ड में क्यों मेंशन नहीं किया? अगर आप टीजीटी साइंस को बुला रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या एक लाइन नीचे नहीं जोड़ी जा सकती उस इंटरव्यू लेटर के अंदर? ठीक है, हो सकता है बहाना बनाया कि नहीं सीबीएसई ने इशू किया या सीबीएसई रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, तो क्या वो वर्ड्स फिक्स हो चुके थे, है ना। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब या तो आपने होमवर्क नहीं किया नोटिफिकेशन निकालने से पहले, विदाउट होमवर्क आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया और अब ये दिक्कत आ रही है कैंडिडेट्स को। और अगर आपने प्रॉपर होमवर्क किया है नोटिफिकेशन के ऊपर, तो जो रिक्रूटमेंट रूल्स जिनको आप बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको वो रिक्रूटमेंट रूल्स भी साथ में अटैच करने चाहिए थे ना उस नोटिफिकेशन के। कैंडिडेट को हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं हुआ। अब बात करता हूँ मैं कैंडिडेट्स के लिए। जिन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि उनका रिजेक्शन एज पर नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब अगर वहाँ पे जो नोटिफिकेशन में लिखा है और आप उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, बट उसका इंटरप्रिटेशन जाके आपको मिलता है इंटरव्यू के दिन कि नहीं ये चीज़ हम नहीं मानते और ये मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो केवी ने आपको क्या इन रिटर्न कुछ दिया है? नहीं दिया है। उनके पास एक ही चीज़ थी कि आप आरटीआई डाल दीजिए। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो उनके जो केवी के अधिकारी थे वो यही बोल रहे थे कि आरटीआई डाल दीजिए, तो अब आप आरटीआई डाल दीजिए। ठीक है, आप केवी से वो रीज़न मांगिए कि किस बेस पे आपको उन्होंने आउट किया है उस इंटरव्यू प्रोसेस से। ठीक है, रीज़न बोलने के पीछे मेरा मेन क्या है कि रीज़न क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको आखिर ये चीज़ पता चल पाए कि आपको किस बेस पे रिजेक्ट किया है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दूँ, मतलब बताना चाहूँगा आरटीआई के अंदर कि जब आप आरटीआई डालें तो प्लीज़ उसमें सजेशन, रिक्वेस्ट ऐसे वर्ड यूज़ ना करें। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है इस आरटीआई को रिजेक्ट करने का कि एक सेक्शन है उसके अंदर आपका सजेशन और रिक्वेस्ट वगैरह चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती आरटीआई के अंदर। तो प्लीज़ इन वर्ड से बचिएगा आरटीआई के अंदर, और बिल्कुल क्लियर कट आप लिखिए उसके अंदर कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। जो भी आप जानना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप मांगिए और उनसे रूल मांगिए वो इन रिटर्न, और नोटिफिकेशन का साथ में एंक्लोजर उनको बोलिए कि लगाएं। ठीक है, एज पर नोटिफिकेशन क्या लिखा है और एज पर रिक्रूटमेंट रूल क्या है, दोनों चीज़ लीजिएगा उनसे इन पैरेलल। ठीक है, एक साथ। और उसके बाद देखिए कि वो क्या चीज़ बता रहे हैं और क्या नहीं बता रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, पहली चीज़। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। जो पहला वाला पार्ट था ये इरिस्पेक्ट था आपके इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है इसका। लेकिन अब जो पार्ट है सेकंड वाला वो इंटरव्यू से रिलेटेड है। इंटरव्यू जो हुआ है, बहुत से लोग शॉकिंग में थे कि सर ऐसा इंटरव्यू हुआ है, वैसा इंटरव्यू हुआ है, या ये कहें कि नहीं इंटरव्यू अनएक्सपेक्टेड था।
तो देखिए मैं तो फर्स्ट डे से जब से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करानी शुरू की थी, मैं सबको एक ही बात बता रहा था कि आप प्लीज़ इसके बारे में प्लानिंग ना कीजिए। आप लोगों ने यूट्यूब में जो वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं, जो हमने भी वीडियोस प्रोवाइड की गई थी, वो एक बेसिक आइडिया के लिए प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, कि एक बेसिक आइडिया इंटरव्यू का ये होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप से चीज़ें चलती हैं इंटरव्यू के अंदर। कैंडिडेट्स ने क्या किया, उस बेसिक आइडिया को तो मे बी बहुत कम कैंडिडेट समझा, ज़्यादातर कैंडिडेट ने कॉपी कर लिया वहाँ से, ठीक है। अब जब कोई चीज़ें कॉपी होती हैं तो फिर वो ट्रबल भी क्रिएट करती हैं, ठीक है। वही हुआ है, आप लोग आज भी यही समझ रहे हैं कि जैसे पीआरटी का इंटरव्यू होने वाला है कि जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो प्रोसेस होगा, ऐसे हमसे पूछेंगे, हम ऐसे बात करेंगे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट होगा, सब हंस रहे होंगे, ये वो सब कुछ। तो ये सब चीज़ें तो देखिए जहाँ से आप लोगों ने कॉपी करी है वहीं पे होती हैं बस, ठीक है। रियल में बहुत मुश्किल होती है, मे बी 5% मुश्किल से ऐसा होता होगा सॉरी। इंटरव्यू के अंदर जैसे बहुत से कैंडिडेट बोले सर जाते ही हमसे इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं सीधा सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमसे पूछ रही हैं। तो आप ये बताइए मुझे, क्या आपको नहीं पता था कि आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन तो सब्जेक्ट से पूछे जाने थे, तो वो उन्होंने पूछे। अब जैसे टीजीटी एसएसटी वाले कैंडिडेट्स थे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कुछ का कहना था कि सर बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, वो एकदम हमसे पूछ लिए हैं। यार एक बात बताइए कि टीजीटी एसएसटी वाला कैंडिडेट जो 6th to 12th के बच्चों को पढ़ाने वाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसको जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए, या उसकी ग्रेजुएशन में वो चीज़ कवर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कॉलेजियम वाला जो इशू क्वेश्चन था बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था, ताकि एक कैंडिडेट की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नॉलेज समझ में आती है कि हाँ आखिर वो क्या बताना चाहता है ना। तो मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड नहीं है। बहुत से कैंडिडेट इस बारे में बता रहे थे कि उनकी टीचिंग नहीं हुई है। देखिए जो मुझे लगता है टीचिंग के बारे में, अगर जैसे बहुत सारे इंटरव्यू हमने भी कंडक्ट किए हैं, अगर मुझे ये लग जाता है कि सामने वाला कैंडिडेट की जो नॉलेज है बहुत साउंड है और बहुत मतलब उनको उस चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज है, तो मुझे लगता है फिर उस टाइम जाके टीचिंग की ज़रूरत पड़ पाएगी आपको, ठीक है। सबके साथ नहीं हुआ है, बहुत कम ऐसे कैंडिडेट जिनकी टीचिंग नहीं हुई है। मैं इस चीज़ में तो देखो सपोर्ट करूँगा केवी का, कि अगर आप ये सोचें कि टीचिंग नहीं हुई है तो आपको मतलब कैसे जज कर लिया गया। जज करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। इवन जिन लोगों ने मेरे साथ सेशन अटेंड किए उनको पता है कि एक छोटे से पॉइंट पे जजमेंट निकल जाता है, ठीक है। जैसे हमने पीजीटी बायोलॉजी वालों के साथ क्वेश्चन किए हैं मैंने, तो उनको भी ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि हाँ एक टॉपिक के ऊपर उनकी कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है वो हम समझ चुके हैं, सिर्फ एक टॉपिक देके छोटा सा, सिर्फ बातों में, ठीक है। क्वेश्चनिंग में ही हमने उनसे नॉलेज समझ चुके थे कि आखिर इनकी क्या नॉलेज है। तो टीचिंग कराना ना कराना वो एक अलग पार्ट है, वो मैं गलत नहीं कहूँगा। बाकी उनका प्रोसेस है, वो आपसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहें, फर्स्ट टीचिंग कराना चाहें या फर्स्ट डायरेक्ट टॉपिक पूछना चाहें, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग तैयार होकर जाएं अपने आप को, आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। आप प्रोसेस फॉलो नहीं करने गए हैं वहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पीआरटी वाले भी इस चीज़ का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा, है ना, कि वो जो आपने चीज़ें अपने माइंड के अंदर मेकअप की हुई है कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, ये स्टार्ट प्रोसेस है, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। आप इंटरव्यू देने गए हैं, वो जो पूछें आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर जाइए, ठीक है। हमने जितने कैंडिडेट्स को तैयार किया हमने इसी बेस पर तैयार किया था, ठीक है। हमने उल्टे सीधे क्वेश्चन भी पूछे उनके साथ, तो सेम वहाँ पूछे गए हैं, सिचुएशन बेस्ड हमारे वाले सेम क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ नया हमने किया या मतलब कुछ ऐसा कर दिया जो कैंडिडेट को बिल्कुल अनअवेयर था। सब कुछ वहाँ जाकर उन्होंने देखा है कि हाँ सेम चीज़ें यहाँ भी हो रही हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं बात करूँगा पीआरटी के रिजल्ट की। देखिए पीआरटी का जो रिजल्ट है, मैं इसके बारे में 2 प्रेडिक्शन दूंगा आपको, ठीक है। मेरी 2 प्रेडिक्शन है पीआरटी के रिजल्ट के बारे में। फर्स्ट प्रेडिक्शन तो ये है कि या तो रिजल्ट आपका 15 से 20 जुलाई तक आ जाएगा, ठीक है। सॉरी जुलाई कह रहा हूँ, जून 15 से 20 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 सेकेंड, 15 से 20 जून तक या तो आपका रिजल्ट आ जाएगा और अगर नहीं आता है, ठीक है, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो जाएगा लगभग एंड ऑफ द जुलाई, ठीक है। अब दोनों बातें कहने के पीछे रीज़न क्या बता देता हूँ मैं आपको। जो फर्स्ट मैं 15 से 20 जून तक का कह रहा हूँ उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि एक इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाए और जो बीएड वाले हैं उनसे एक एफिडेविट ले लिया जाए, है ना, कि अगर बाई चांस इन द सेंस आगे के कोर्ट केस में या जो केस है उसके अंदर चेंजमेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग के भी अपना काम चला सकता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस होगा अगर ऐसा करते हैं तो। बट
ट्रबल भी हो सकती है भाई, आखिरी इंटरव्यू कराया, तो दोनों चीज़ें माइंड रखनी पड़ती हैं। सेकंड जो मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट वीक ऑफ जुलाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में डेट है इस केस को लेके, वो 3rd वीक ऑफ जुलाई डिसाइड की गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट बगल में आ रहा होगा, उसमें आपको दिख जाएगा। जो 3rd वीक केस की डेट है, तो उसमें डिसीजन होगा और जाके एंड ऑफ द वीक आपको, एंड ऑफ द जुलाई जो है वो आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या उसके बाद इंटरव्यू हो सकते हैं। तो ये दोनों प्रेडिक्शन है, या तो आप 15 से 20 जून तक का वेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, और अगर बाई चांस नहीं मिलते हैं तो फिर आप मान के चलिए एक्सपेक्टेड आपका जुलाई रहेगा लास्ट वीक, ठीक है। तब जाके आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगी। या तो फर्स्ट वाले में वो आपसे एफिडेविट ले लेंगे कि एफिडेविट लेकर आपका काम स्टार्ट कर देंगे वो इंटरव्यू का, नहीं तो सेम जो मैं बता रहा हूँ सेकेंड वाला होगा। उसके बाद बहुत से कैंडिडेट का एक इशू आ रहा है मेरे पास पीआरटी वालों का, कि सर पीआरटी में ईच सब्जेक्ट 50% होना चाहिए, एग्रीगेट 50% है। देखिए जो नोटिफिकेशन की बात है, नोटिफिकेशन में तो साफ साफ मेंशन किया हुआ है आपका 1 सेकेंड, देखिए साफ साफ मेंशन किया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बिल्कुल क्लियर कर लिखा हुआ है। इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि आपके ईच सब्जेक्ट 50% लिखे हैं कहीं पे। उन्होंने सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन, ठीक है। तो इसमें एग्रीगेट 50% आपके होने चाहिए, ना कि ईच सब्जेक्ट 50%। तीन कंडीशन है, तीनों में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। तो 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, ना कि ईच सब्जेक्ट 50%। ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है केवी ने, ठीक है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं उनको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, देखिए नेक्स्ट वीडियो में 2 चीज़ों के ऊपर लेके आने वाला हूँ। एक तो जो टीजीटी पीजीडी का रिजल्ट है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, हम कब तक मान सकते हैं कब तक रिजल्ट आएगा, वो बताऊँगा। और सेकंड जो डीएसएसबी के लिए बातचीत चल रही है अभी हमारी, कि हम डीएसएसबी की प्रिपरेशन करें ना करें, या डीएसएसबी की क्या क्यूआर है ना, क्या एज क्राइटेरिया है, वो सब कुछ मैं उस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा आपसे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अलग चीज़ें भी पता चल पाए डीएसएसबी के बारे में मेनली। और टीजीटी पीजी के रिजल्ट के बारे में तो मैं डिस्कस करूँगा। इन बिटवीन आपका कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी क्वेरी जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो देखिए मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। बहुत से कैंडिडेट अब भी मेरे वेट करते हैं कि वो मेरे को कमेंट्स में मैसेज डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं ठीक है, अच्छी बात, आप कमेंट्स में मैसेज डालिए। देखिए कभी कभी मैं नहीं पढ़ पाता हूँ उनको, है ना, टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं ये कहूँगा, अगर आपको लगता है ऐसा, तो आप आराम से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल मेरा बड़ा सिंपल नाम है, सेम चैनल का नाम है आदित्य द ड्रीमर, ठीक है। इसी पे आपको टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आइए। मेरे पर्सनल जो मेरा पर्सनल मेरा अकाउंट है @vishal0303 त्यागी, ये मेरा पर्सनल चैट है टेलीग्राम पे। तो आप इसमें भी मैसेज डाल सकते हैं, अपने क्वेरी पूछ सकते हैं मेरे को, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए वॉइस मैसेज डालने की, ताकि मेरे को ईजी समझ आ जाए और मैं ईजिली आपको रिप्लाई कर पाऊँ। वहाँ पे मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस के आंसर देने कैंडिडेट से। बाकी इससे भी अलग अगर कोई किसी क्वेरी है प्लीज तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँ देखने की। बाकी आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ मैं टॉपिक क्या होंगे हमारे। और इसके बाद इससे अलग भी बहुत टाइप की वीडियोस अब मेरा प्लान है बनाने का, क्योंकि अब तक तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था अपने चैनल को। अब मेरा काम है, मतलब मेरा सोचना ये है कि अब मैं और भी बहुत सारी वीडियो डालूंगा इसके अंदर, जो कि आपको बहुत चीज़ों के बारे में अवेयर करेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।